जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में जो जो पढ़ा उसको एक बार अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने उसमें देखा कि सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमने उनकी आउटर मोस्ट एक्सटेंशन देखी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखी इंडस वैली की, उनके लोकेशंस और उनके जो डिस्कवरर्स थे उनके बारे में पढ़ा। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में देखा। इसके अलावा हमने उनके समकालीन जो सिविलाइजेशंस थी जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने उनका एग्रीकल्चर देखा, मतलब किस तरीके से वो लोग कृषि किया करते थे। इसके अलावा जो जानवरों का पालन वो क्यों करते थे, किस लिए करते थे, उसके पीछे क्या रीजंस थे, हमने वो देखा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखा कि सामाजिक आधार पर वो किस तरीके से बटे हुए थे। तो हमने उसमें तीन क्लास देखा था, एक एलाइट क्लास था, एक मिडिल क्लास था और एक वीकर सेक्शन था, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर। इसके अलावा फिर हमने देखा इनके खान पान के बारे में, किस तरीके का खाना ये खाया करते थे। इसके अलावा किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ये हमने देखा। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा इसमें कि कौन कौन, जैसे इनके यहाँ जो डेथ हुआ करती थी लोगों की तो बॉडी को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता था उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक, उसके बाद फिर हमने इनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पढ़ा कि ये किस तरीके से अपना धार्मिक चीज़ों को माना करते थे या किस तरीके से प्रैक्टिसेस किया करते थे। इसके बाद फिर हमने इनकी पूरी इकोनॉमिक लाइफ को देखा, मतलब आर्थिक तौर पर ये क्या क्या एक्टिविटीज़ किया करते थे, क्या क्या इनके यहाँ काम हुआ करते थे। जैसे अपना गहने बनाना या मोहर बनाना, मूर्तियां बनाना, ये इनका काम हुआ करता था। इसके अलावा बुनाई का काम भी ये किया करते थे। यहाँ पर ये वो मतलब जहाज, पानी वाला जहाज बनाने का भी काम करते थे ये लोग। ये सब हमने देखा। फिर हमने इनके मिट्टी के बर्तन देखे, किस तरीके के इनका रेड और ब्लैक वेयर कंसेप्ट से इनका मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था और उसको किस तरीके से डेकोरेट किया जाता था। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम पर इनका देखा था कि किस तरीके से इनकी करेंसी काम करती थी या मीडियम ऑफ एक्सचेंज इनका क्या था। तो हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमें कोई भी मेटल के कोई भी ऐसे सिक्के वगैरह नहीं मिले जिससे ये एविडेंस नहीं मिला कि यहाँ पर जो मेटल के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसके बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे ये लोग व्यापार किस तरीके से किया करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, मतलब इनका जो ट्रेड हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था। तो जैसा कि एविडेंस हमें मिला है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, तो उससे एक चीज समझ में आती है कि इन लोगों का एक तो आंतरिक व्यापार भी हुआ करता था, मतलब इंटरनल ट्रेड भी ये करते थे। इसके अलावा ये लोग बाह्य व्यापार भी करते थे, मतलब एक्सटर्नल ट्रेड भी ये करते थे। मतलब इनके यहाँ इंटरनल ट्रेड भी हुआ करता था और एक्सटर्नल ट्रेड भी हुआ करता था। इसके कई सारे एविडेंस मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इनके यहाँ कई सारी मोहर मिली हैं, सील्स मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनके यहाँ सील्स, मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा कि इन सील्स का मतलब क्या होता था इनके लिए। फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारे इनके पास अलग अलग तरीके के वेट्स और मेजर्स भी मिले हैं। वेट मतलब जो वजन नापने वाले कांटे मिले हैं। इसके अलावा लेंथ को मेजर करने वाले मेजर्स मिले हैं, स्केल वगैरह मिली है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर हमें अगर आप देखें तो जहाज मिले हैं, पानी वाले जहाज जिसे हम बोट कहते हैं। इसके अलावा बुलक कार्ट्स भी मिली हैं, मतलब घोड़ा गाड़ी भी मिली है, जो मतलब बैलगाड़ी। तो इससे ये पता चलता है कि इनके यहाँ आंतरिक तौर पर भी व्यापार होता था और बाहरी व्यापार में भी ये लोग इन्वॉल्व थे। तो उसके ये सारे प्रूफ्स हैं कि भाई यहाँ पर सील्स मिली हैं, यहाँ पर वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारी ग्रेनरीज भी मिली हैं। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पर ये एक तरीके से देखा जाए तो जहाँ पर ये पूरा संगठित करते थे, अपना जो भी एग्रीकल्चर ये करते थे उसको एक जगह रखते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ठीक है। और यहाँ पर हमें जहाज और इसके क्या कहते हैं, बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग व्यापार में इन्वॉल्व थे, आंतरिक व्यापार में भी थे और बाहरी व्यापार में भी थे।
ठीक है। अब अगर हम बाहरी व्यापार की बात करें तो इनका जो मेन व्यापार चलता था वो वेस्ट एशिया से चलता था, मतलब मेसोपोटामियन मुल्कों से। मेसोपोटामियन, मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन इनके समकालीन थी। तो कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इनके भी जो ट्रेड रिलेशंस थे, मतलब जो व्यापार था एक्सटर्नल तौर पर, वो इन सभ्यताओं से रहा है, मेसोपोटामियन हो इजिप्शियन हो। ठीक। इसके अलावा बात करें तो इसमें कई सारे ऐसे ट्रेडर्स भी हुआ करते थे जो कपास की खेती करते थे। आपको पता है कि कपास की खेती करने वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली सिविलाइजेशन है। ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, कपास की भी ट्रेडिंग किया करते थे, कपास का भी व्यापार किया करते थे। अब इसमें कपास का भी काम करते थे ये लोग, और इससे जो कपड़े बनते थे, मतलब जो फिनिश्ड गुड्स बनते थे, उसका भी व्यापार ये लोग किया करते थे। तो इसके भी एविडेंस मिले हैं। ठीक है। तो ये अंदर अंदरूनी तौर पर भी होता था और बाही तौर पर भी होता था। अब कई ऐसे सामान थे जो ये एक्सपोर्ट किया करते थे, मतलब अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की। ठीक है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक जब हम बाहर कोई सामान बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और अगर हम बाहर से कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसको इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये भी कुछ ऐसे आइटम्स थे जो एक्सपोर्ट किया करते थे। जैसे ये सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करने का काम करते थे, ये करते थे कॉटन, क्योंकि कपास की खेती जो थी सबसे ज्यादा इंडस वैली में या सबसे ज्यादा यहाँ हुआ करती थी। फिर इसके बाद कपास से बने हुए कपड़े भी ये एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये जो कॉटन है और कॉटन के जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, ये भी ये क्या किया करते थे, बाहर बेचा करते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो पर्ल्स हैं, मतलब जो मोती वोती वगैरह है, इसकी भी बनी हुई चीजें जो हैं वो बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये सारी चीजें तो ऐसी थी जो वो एक्सपोर्ट किया करते थे। अब इंडस वैली के बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो वहां से बाहर से ये इंपोर्ट किया करते थे। तो अब इंपोर्ट करने के इनके पास मतलब कई जगहों से ये इंपोर्ट किया करते थे। जैसे उस टाइम पर तत्कालीन जो हम अफगानिस्तान की बात करें, जो आज का अफगानिस्तान है, ठीक है, वहां से ये लोग क्या क्या इंपोर्ट किया करते थे। तो यहां से आपको नोट करना होगा कि अफगानिस्तान से जो ये लोग इंपोर्ट किया करते थे वो मैक्सिमम गोल्ड करते थे। ठीक है। गोल्ड करते थे, इसके अलावा टिन करते थे। ठीक है। तो गोल्ड करते थे, टिन करते थे अफगानिस्तान से। इसके अलावा जो काम एक और चीज किया करते थे वो करते थे लेपिस लेजुली। लैपिस लेजुली, ये तीन चीजें जो थी ये अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया करते थे। गोल्ड किया करते थे, टिन किया करते थे, और लैपिस लेजुली किया करते थे। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशिया से जो ये लोग इंपोर्ट किया करते थे वो करते थे जेड। तो जेड का इंपोर्ट जो किया करते थे वो कहाँ करते थे, सेंट्रल एशिया से किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें ईरान की, ठीक है, तो ईरान से बेसिकली जो मटेरियल ये इंपोर्ट किया करते थे वो था स्टेराइट। इनकी जो मोहरें बना करती थी, जब मैं बता रहा था आपको यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोहरें हैं, ठीक है, ये मोहर इसी मटेरियल की बनती थी, स्टेराइट की बनती थी। ठीक है। अब इन मोहरों का किस तरीके से ट्रेड में यूज होता था इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। बट ये जो स्टेराइट है जिसकी ये मोहरें बना करती थी, ये कहां से इंपोर्ट किया जाता था, ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, आज का जो महाराष्ट्र है, ठीक, आज का जो महाराष्ट्र है उससे अगर हम बात करें तो उससे जो चीज की जाती थी वो की जाती थी एमेथाइस्ट। एमेथाइस्ट का मतलब है नीलम। नीलम का जो है, नीलम का जो इंपोर्ट है वो महाराष्ट्र से किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान से जो चीज इंपोर्ट की जाती थी वो किया जाता था कॉपर। तो आपको याद रखना है, राजस्थान की जो खेतरी माइंस है वहां से क्या करते थे ये लोग, कॉपर का किया करते थे इंपोर्ट। ठीक है। तो ये सारे इंपोर्ट्स हैं जो ये क्या करते थे, बाहर से किया करते थे। तो आपको ये सारे इंपोर्ट्स याद रखने हैं कि कहां से कौन सी चीजें ये लोग इंपोर्ट करते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो मोहरें बनती थी स्टेराइट मटेरियल की, ये स्टेराइट मटेरियल जो है वो इंडस वैली वाले कहां से इंपोर्ट करते थे। तो वो कहां से इंपोर्ट करते थे, वो करते थे ईरान से। क्लियर। तो ये सारी चीजें थी। तो इस तरीके से ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम किया करते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे एविडेंस मिले हैं मेसोपोटामियन की शहरों से, जहां पर हड़प्पा की सील्स मिली है वहां पर। ठीक है।
मेसोपोटामियन के कई ऐसे शहर हैं जहां पर हड़प्पा की सील्स मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग विदेश से भी ट्रेड किया करते थे। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं इन सील्स की, इन सील्स के बारे में। अगर हम बात करें इन सील्स की, जो स्टेराइट मटेरियल की बनती थी, इसका काम क्या होता था, बेसिकली क्या होता था, ये मोहर हुआ करती थी। हिंदी में इसको कहा जाता है मोहर। ठीक है। तो ये मोहर क्या करते थे, जैसे कोई भी सामान, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना कोई सामान बाहर बेचना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी की उस सामान के ऊपर मोहर लगाऊंगा। मोहर लगाने का मतलब ये होता है कि ये सामान जो है वो मेरे को बिलोंग करता है। भाई अगर मेरे कंपनी की मोहर लगी रहेगी या मेरे कंपनी की सील रहेगी, मतलब ये सामान किसका है, मेरा है। तो पहले के टाइम पर हड़प्पा संस्कृति के जो लोग ये सील्स का इस्तेमाल करते थे, वो बेसिकली जब भी कभी किसी सामान को उनको बाहर भेजना होता था, तो उनको एज अ ट्रेडमार्क के रूप में, मतलब प्रूफ ऑफ ओनरशिप, भाई जब उनकी सील लगी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि ये सामान जो है वो इस कंपनी को बिलोंग करेगा जिसकी सील लगी हुई। तो ये क्या करते थे, हर सामान जो भी बाहर एक्सपोर्ट करते थे, तो वहां पर क्या करते थे, ये अपनी सील लगाते थे। सील लगाते थे जिससे इनका क्या शो होता था, ट्रेडमार्क, या हम इसे कहते हैं कि ओनरशिप। ये एक तरीके से प्रूफ होता था कि भाई इसकी सील लगी है, मतलब ये इसी कंपनी को ये ऑब्जेक्ट जो है बिलोंग करता है। क्लियर। ये चीज आपको समझ में आई। तो किस तरीके से इनका ट्रेड हो रहा था, एक तो ये इंटरनल ट्रेड में भी और एक्सटर्नल ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे। ठीक है। इसके एविडेंस कहाँ कहाँ मिले हैं, तो एविडेंस ऐसे मिला है कि यहाँ पर अपने को जहाज मिला है पानी वाला, इसके अलावा हमें बैलगाड़ी मिली है, इसके अलावा हमको सील मिली है, वेट्स मिले हैं, मेजर्स मिले हैं। क्लियर। इसके अलावा ये कौन कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करते थे, तो ये कॉटन का एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन से बड़े कपड़ों का एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें किया करते थे, जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो गोल्ड, टिन, सेंट्रल एशिया जेड, ईरान स्टेलाइट, महाराष्ट्र एमेस्थाइट, राजस्थान से कॉपर। ये चीजें क्लियर है। इसके अलावा मेसोपोटामियन के शहरों से भी हमें सील मिली है हड़प्पा की, ठीक है, जिससे ये साबित होता है कि इनका ओवरसीज ट्रेड भी था। इसके अलावा ये जो सील थी, ये मोहर थी, ये ओनरशिप के प्रूफ के रूप में यूज की जाती थी। इसको चिपका दिया जाता था ऑब्जेक्ट के ऊपर कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहां तक आपको। ठीक। तो यहां पर वही पॉइंट्स लिखे हैं। इंडस पीपल्स जो थे वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व थे। इसके कई सारे एविडेंस मिले हैं, जैसे न्यू सील्स मिली हैं, स्क्रिप्ट मिले हैं, वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं, बोट मिले हैं, बुलक कार्ड्स मिली हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनका ट्रेड रिलेशन वेस्ट एशिया से भी था, मतलब मैंने आपको बताया मेसोपोटामियन से भी था, और इजिप्ट से भी इनका ट्रेड रिलेशन रहा है। ठीक है। इनमें मर्चेंट्स जो थे, मतलब जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, ये क्या करते थे, कॉटन की ट्रेडिंग किया करते थे, कपास की, मतलब उससे फिनिश्ड गुड्स जो भी है वो बना करके विद इन और कंट्री के बाहर भी किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं, जैसे ये कॉटन मैंने आपको बताया, पर्ल्स, कॉटन के क्लोथ्स, ये सब एक्सपोर्ट किया करते थे। फिर इंपोर्ट आइटम्स की बात करें तो देखिए अफगानिस्तान से क्या क्या इंपोर्ट करते थे, गोल्ड, टिन, लेपस लजुली। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया से, तो ये क्या करते थे, जेड करते थे। इसके बाद अगर अपन आयरन ईरान की बात करें तो ईरान से स्टेलाइट करते थे, जिससे सील बनाया करते थे। महाराष्ट्र की बात करें तो एमेथाइस्ट, मतलब नीलम का यूज किया करते थे। और अगर राजस्थान की बात करें तो ये कॉपर का वहां से इंपोर्ट किया करते थे। इसके अलावा बात करें तो हड़प्पा की जो सील्स हैं ये बहराइन से मिली हैं और मेसोपोटामियन की सिटीज से भी मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग ओवरसीज ट्रेड भी किया करते थे। इसके अलावा इनकी जो सील्स हुआ करती थी, ये मर्चेंट्स लगाया करते थे ताकि अपने गुड्स को पार्सल कर सके, और एज अ ट्रेडमार्क के रूप में या प्रूफ ऑफ ओनरशिप के रूप में इन सील्स का इस्तेमाल किया करते थे। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, इनका ट्रेडिंग फिनोमिना पूरी तरीके से क्लियर हुआ। ठीक। इसके आगे अब हम चलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं अब कौन कौन से वेट्स एंड मेजर्स हैं जो ये यूज किया करते थे। देखिए आज भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कोई भी सामान का वजन को मेजर करने के लिए कई सारे वेट्स यूज किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आप किराने की दुकान पे जाते हैं तो आपको 1 kg, 2 kg, 5 kg, इन सब के अलग अलग वेट्स मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मेजर्स की बात करें तो आजकल बहुत सारी स्टैंडर्ड स्केल्स चली आ रही हैं, जिससे हम कोई भी लेंथ, ब्रेड्थ या वो उसको मेजर करते हैं। तो इनके समय में भी, इंडस वैली के समय में भी वेट्स और मेजर्स के लिए कई सारी चीजें मिली हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हड़प्पा से कई सारे ऐसे क्यूबिकल वेट्स मिले हैं। ठीक है। कई सारे, मैं अभी आपको इमेजेस दिखाऊंगा, कई सारे क्यूबिकल वेट्स मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा से। ठीक है।
और इनमें सभी में अलग अलग मार्किंग की गई हुई है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि हर वेट जो है वो अलग अलग वेट को मेजर करता था। ठीक है, अब इसके अलावा इनमें जो वेट्स यूज किए गए हैं वो सारे बाइनरी सिस्टम के हैं। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी हैं, ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके समय में एक तो डेसिमल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। डेसिमल सिस्टम मतलब जिसमें जो बेस होता है वो 10 का होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेक्साडेसिमल सेक्साडेसिमल सिस्टम का भी यूज किया गया जिसका बेस 60 होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, दोनों सिस्टम हो, चाहे डेसिमल सिस्टम हो चाहे सेक्साडेसिमल सिस्टम हो, इन दोनों सिस्टम्स के बारे में भी इंडस वैली के लोगों को पता था। और इनका जो रेशियो हुआ करता था वेट का, वो डबल हुआ करता था। मतलब जैसे अगर 1 kg है कोई, फिर 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16, 32, 64, ऐसे हुआ करते थे इनके वेट्स। मतलब हर चीज डबल हुआ करती थी। मतलब जैसे जितने भी वेट्स हुआ करते थे वो डबल हुआ करते थे। क्लियर। ठीक है, और इनका जो सबसे छोटा वेट हुआ करता था, मतलब जिसको 1 हम कह रहे हैं, इसका जो टोटल वेट हुआ करता था वो हुआ करता था 0.856 ग्राम। ये आपको याद रखना है, ये 0.856 मतलब जो इनका सबसे छोटा बॉक्स क्यूब हुआ करता था, उसका वेट जो था वो 0.856 ग्राम था। क्लियर। और नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा तो ये तो हमारे सारे वेट्स हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मेजर करने के लिए एक ब्रॉन्ज मतलब एक कांसे की रॉड मिली है। मोहनजोदाड़ो से एक कांसे की रॉड मिली है मोहनजोदाड़ो से, जो कि बताती है कि किस तरीके से ये लोग डिस्टेंस मेजर किया करते थे। और इसमें जो एक यूनिट हुआ करती थी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी हुआ करती थी, 0.264 इंचेस। तो ये जो ब्रॉन्ज की जो ये जो कांस्य की जो रॉड मिली है इस मोहनजोदाड़ो से, इसमें यह बताया जाता था कि जो एक यूनिट थी वो कितनी थी, 0.264 इंचेस। तो आपको याद रखना है कि जो रॉड की जो एक यूनिट थी वो थी 0.264 इंचेस। और वेट्स में अगर जो सबसे छोटा वेट हुआ करता था वो अप्रोक्सीमेटली होता था 0.856 ग्राम्स। क्लियर। तो ये वेट्स एंड मेजर्स ये यूज करते थे। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि कई सारे क्यूबिकल चार्ट वेट्स मिले हैं और कई सारी स्टिक्स भी मिली हैं जो कि मार्क्स को मेजर करती थी। उसके अलावा वेट जो है एग्जिबिट करता है बाइनरी सिस्टम को। और मैंने आपको बताया सेक्साडेसिमल मतलब जिसका बेस 60 होता है, और डेसिमल सिस्टम जिसका बेस 10 होता है। ये भी इंडस वैली के लोगों को पता था। इसके अलावा बात करें तो जो इनका वेट का रेशियो हुआ करता था वो डबल हुआ करता था, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड देन इन द डेसिमल मल्टीपल्स ऑफ 60। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वेट हुआ करता था वो हुआ करता था 0.856 ग्राम। ठीक है, और जो सबसे कॉमन वेट इसमें यूज करते थे वो 16th रेशियो का करते थे जिसका वेट था 13.65 ग्राम्स। ये सबसे ज्यादा इसमें यूज किया जाता था। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ब्रॉन्ज की रॉड मिली है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, जिसने सबको एक्यूरेटली डिवाइड किया है और एक यूनिट की वैल्यू हुआ करती थी 0.264 इंचेस। क्लियर। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेट्स एंड मेजर्स। ये आपको नजर आ रहा होगा। देखिए ये सारे जो क्यूबिकल बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये सारे अलग अलग वेट्स को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटा था वो 0.865 ग्राम का हुआ करता था और उसके बाद ये सारे डबल हुआ करते थे। और ये आपको यहाँ जो नीचे दिख रही है ये ब्रॉन्ज की रॉड दिख रही है जिसमें 1 इंच जो हुआ करता था, एक यूनिट जो हुआ करता था वो हुआ करता था 0.264 इंचेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर वेट्स और जिस तरीके से ये लेंथ वगैरह को मेजर करते थे उसकी ये टेक्निक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद हम जो चलते हैं, अब हम आ जाते हैं इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे। मतलब राजनीतिक तौर पर इनका कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में काम कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अगर देखा जाए। तो देखिए अगर हम इंडस वैली की बात करें तो जो हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है, उससे कुछ भी क्लियर आइडिया नहीं लग रहा है अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडस वैली में कैसा रहा होगा।
मतलब जैसे बहुत सारे आपको, जैसे अगर आप बात करें तो बहुत सारे इतिहास में ऐसी डायनेस्टीज रही हैं, जैसे आप मौर्य की बात करते हैं तो वहां पर राजतंत्र रहा है, इसके सबूत मिले हैं, इसके एविडेंस मिले हैं। लेकिन अगर हम इंडस वैली की बात करते हैं तो इंडस वैली में कोई खास ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि कोई पॉलिटिकल संगठन की बात की जाए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो जिस तरीके का एविडेंस हमको मिला है, जैसे अगर हम देखें कि इतनी प्लान सिटी बन गई, मतलब सिटी की जिस तरीके से इतनी वेल प्लान सिटी बनी, ठीक है, इसके अलावा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम बना है, ठीक, इसके अलावा अगर आप देखें तो वेट्स एंड मेजर्स हैं यहां पर, ठीक है, मतलब कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, वेट्स एंड मेजर्स। तो ये जो प्लांट सिटी है या जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो वेट्स एंड मेजर्स हैं, इससे ये चीज एग्जिस्ट करती है कि किसी भी तरीके की कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो एग्जिस्ट करती होगी। क्योंकि देखिए ये सारी चीजों को मैनेज करना, ये सारी चीजों को मैनेज करना, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से देखना कि भाई सिटी बिल्कुल प्लान्ड वे में बनी हो, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, वेट्स एंड मेजर्स हो, क्लियर। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये समझ में आता है कि कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो रही होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिनके शासन काल में ये काम हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज इतनी एविडेंस में मिली नहीं है कि वाकई कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। ये तो प्री अजम्पशन है कि भाई ये जो प्लांट सिटी मिली है या इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम मिला है, तो उससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशंस की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर किसी भी प्रकार के मंदिर नहीं मिले। अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मंदिर नहीं मिले, तो इसका मतलब एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यहां पर जो प्रीस्ट क्लास हुआ करता था, मतलब जो पुजारी वर्ग हुआ करता था, इससे यह पता चलता है कि ये तो रूल नहीं कर रहे। देखिए, आप अगर इनकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में जाएं, जैसे अगर मैं बात करूं मेसोपोटामियन की, ठीक है, तो वहां पर जो प्रीस्ट क्लास था वो रूल करता था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे उनके रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहां पर प्रीस्ट जो थे वो रूल किया करते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई ऐसे धार्मिक स्थल नहीं मिले, तो उससे ये समझ में आता है कि ये जो प्रीस्ट या जो पुजारी वर्ग था ये शासन नहीं कर रहा था, इससे ये चीज क्लियर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मोनार्की जैसा भी कुछ नहीं था। ठीक है, मतलब ये जो राजतंत्र होता है, ये जो राजतंत्र होता है, ये भी नजर नहीं आता। इसका नजर नहीं आने का कारण क्या है कि यहां पर जो वेपन्स मिले हैं, अगर हम बात करें हथियार जो मिले हैं वो बहुत कम मिले हैं। हथियार बहुत कम मिलने का इससे ये पता चलता है कि यहां पर कोई राजतंत्र भी नहीं था, यहां पर कोई राजतंत्र भी नहीं था। मतलब देखिए, टेम्पल्स के ना होने की वजह से यह समझ में आता है कि कोई प्रीस्ट क्लास नहीं था। अगर यहां पर वेपन्स की भी कमी है, इसका मतलब कोई भी राजतंत्र यहां पर नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोगों को जितने भी एविडेंस मिले उससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इनके यहां ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा एक्टिविटी, ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा थी। ठीक है, मतलब यहां पर अगर हम इंडस वैली की बात करें तो यहां पर मर्चेंट क्लास बहुत प्रोमिनेंट था, क्योंकि जिस तरीके के एविडेंस मिले हैं उससे यह पता चलता है कि जो यहां पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करती थी, क्योंकि इतनी सारी ग्रेनरीज मिली हैं, सील मिली है। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा की जो शहर हैं वो कौन रूल किया करते थे, बाय द क्लास ऑफ मर्चेंट्स। इनके ये जो मर्चेंट क्लास है यही रूल किया करते थे। तो और यही लोग जो है, आपको याद होगा जो अपनी सिटी जो थी, हड़प्पा की सिटी जो थी, उसमें जो सिटाडेल था, सिटाडेल मतलब रूलिंग क्लास जो रहा करते थे जहां पर, ठीक है, वेस्टर्न साइड में, तो वहां पर बेसिकली इससे ये पता चलता है कि ये जो मर्चेंट क्लास हुआ करता था ये यहां पर डोमिनेटिंग था। तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि यहां पर जो ट्रेडिंग करने वाले जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वही रूलिंग क्लास हुआ करते थे। क्लियर? तो आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया,
सबसे पहली बात तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि यहां पर कोई राजतंत्र हुआ करता था, क्योंकि यहां पर हमको हथियार नहीं मिले। इसके अलावा यहां पर पुजारी लोग अगर राज करते थे तो यहां पर हमें मंदिर भी नहीं मिले। फिर अगर हम बात करते हैं और बाकी चीजें जो हमें मिली जैसे ड्रेनेज सिस्टम है या प्लांट सिटी है, इसका मतलब कि कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो थी यहाँ पर, जो उसको रेगुलेट कर रही थी। तो वो, और जब हमने देखा कि बहुत सारे काम जो यहाँ पर हो रहे हैं वो एज अ ट्रेडिंग हो रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेडर क्लास जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। और इसी कारण से ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो मर्चेंट क्लास था वो एक तरीके से यहाँ पर रूलिंग कर रहा था। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एविडेंस नहीं है, ठीक है, रिटर्न मटेरियल कोई है नहीं कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हड़प्पा में था। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर चूंकि प्लान सिटी थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, वेट्स एंड मेजर्स अच्छे थे, तो इस कारण से कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती होगी। यहाँ पर कोई टेम्पल्स नहीं मिले, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि यहाँ पर प्रीस्ट लोग जो थे वो राज नहीं कर रहे थे। लेकिन वहीं पर अगर हम मेसोपोटामियन या इजिप्शियन की बात करें तो वहां पर प्रीस्ट रूल कर रहे थे। इसके अलावा हमें कोई मोनार्की यहाँ पे नहीं मिली है। स्पष्ट है कि वेपन्स की कमी होने के कारण यह स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई भी राजतंत्र काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और थ्योरी भी है जिसमें यहाँ पर कोई एक रूलर नहीं माना गया है, मतलब कोई सिंगल रूलर यहाँ पर नहीं था, बल्कि मल्टीपल रूलर्स थे जो अलग अलग अर्बन सेंटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हड़प्पन सिटीज जो हैं वो रूल्ड बाय मर्चेंट क्लास, मैंने आपको बताया क्यों मर्चेंट क्लास रूल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमें देखा गया कि ट्रेडिंग एक्टिविटी जो थी वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर होता है हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। इसके आगे अब हम जो चलते हैं वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट देखते हैं। स्क्रिप्ट मतलब इनकी लिपि क्या थी, इनके यहाँ जो एविडेंस मिले हैं उसमें ये किस तरीके की भाषा लिखते थे, किस तरीके का इनका स्क्रिप्ट था, ठीक है। तो अगर हम इनके हड़प्पन के स्क्रिप्ट की बात करें, मतलब इनके लेखन की बात करें, तो सबसे पहले अगर इनके स्क्रिप्ट को किसी ने पढ़ने की कोशिश करी थी तो वो करी थी 1853 में। सबसे पहले जो स्पेसिमेन यहाँ पर जो अर्लीस्ट जो इनके स्क्रिप्ट हुआ करते थे उसको जो पढ़ने की कोशिश की गई वो 1853 से स्टार्ट की गई, और जो इनकी पूरी स्क्रिप्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 1923 तक पूरी तरीके से डिस्कवर कर ली गई, ठीक है। और इनकी स्क्रिप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर ये है, या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, कि इनके यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है बल्कि सारा फोटोग्राफिक है। मतलब इनकी जो लिपि है ये पूरी तरीके से फोटोग्राफिक है, मतलब फोटोज बनी हुई हैं, ठीक है। और उस फोटोज के रूप में ही इनकी जितनी भी चीज लिखी हुई है वो सब फोटोग्राफिक है, कोई अल्फाबेटिकल नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है यहाँ का कि इनकी जितनी भी वो रही है ये सारी क्या रही है, फोटोग्राफिक रही है इनकी स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनकी कोई भी स्क्रिप्ट जो है, अगर उस टाइम पर हम बात करें तो उस टाइम पर जो इनके समकालीन सभ्यता थी वो थी वेस्ट एशिया में मेसोपोटामियन, ठीक है, इजिप्शियन हुआ करते थे। तो उनकी जो स्क्रिप्ट है उससे इनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। तो इससे यह पता चलता है कि हड़प्पाओं की जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी, जो लिपि थी, ये इनकी खुद की थी, इंडिजीनियस थी। क्योंकि इनके ये जो वेस्ट एशिया में जो इनके पार्टनर्स हुआ करते थे, जो इनके समकालीन हुआ करते थे, उससे इनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं मिली है। मतलब इनके जो भी इनकी लिपि है वो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं खाती। तो इससे यह पता चलता है कि इनकी स्क्रिप्ट जो थी वो इनकी खुद की थी, जो कि फोटोग्राफिक थी, ठीक है। अब हमें तकरीबन, नहीं तो अगर देखा जाए तो अराउंड 250 से लेकर के 400 तक फोटोग्राफिक स्क्रिप्ट इनकी मिली है, ठीक है। और इनमें जो एक्चुअली जो लेटर लिखने का तरीका था, अगर हम राइटिंग की इनकी स्किल की बात करें तो इनके यहाँ जो स्क्रिप्ट राइटिंग हुआ करती थी वो जो हुआ करती थी उसका नाम है बॉयस्ट्रो फेडोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉयस्ट्रो फेडोन। ये इनकी स्क्रिप्ट का मूल मंत्र था, ये जिस तरीके से लिखा करते थे वो था बॉयस्ट्रो फेडोन। बॉयस्ट्रो फेडोन लिखने का तरीका मतलब ये है
कि इनका जैसे अगर मान लीजिए ये एक पेज है जिसमें ये लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करते थे, राइट से पहले लेफ्ट लिखते थे और फिर अगली लाइन से फिर लेफ्ट से शुरू होकर के राइट जाते थे। मतलब इनकी लिपि इस तरह हुआ करती थी, पहले राइट से लेफ्ट, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट लाइन में लेफ्ट से राइट, और फिर राइट से लेफ्ट, और फिर लेफ्ट से राइट। ये जो फिनोमिना है ये कहते हैं बॉयस्ट्रोफेडोन। तो इनकी जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो इस तरीके से हुआ करती थी कि उनका पहले राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट, ऑल्टरनेट लाइंस में। क्लियर। अब इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे रीसेंट रिसर्चर्स ने ये देखा है और ये समझा है स्क्रिप्ट से कि इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो द्रविडियन हुआ करती थी। ये एविडेंस मिला है रिसर्चर्स के द्वारा कि इनकी जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ये जो बोला करते थे, इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो द्रविडियन हुआ करती थी। क्लियर। तो ये प्रोटो द्रविडियन कहलाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोटो द्रविडियन। क्लियर। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये कि इनकी स्क्रिप्ट जो थी वो फोटोग्राफिक थी, ठीक है, कोई भी लिखा हुआ नहीं था। फिर इसके बाद इनकी स्क्रिप्ट इंडिजिनस थी क्योंकि इनका किसी से मेल नहीं खाता था। ठीक, इसके अलावा इनका जो लिखने का तरीका था वो था बेस्ट्रोफेडोन, मतलब ये राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, और फिर ऑल्टरनेटली लेफ्ट से राइट। क्लियर। और ये रिसेंट रिसर्चर्स ने ये चीज बताई है कि ये जो लैंग्वेज बोला करते थे वो कौन सी लैंग्वेज हुआ करती थी, द्रविडियन लैंग्वेज। क्लियर। तो यहां पर हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो इनका अर्ली स्पेसिमेन हुआ 1853 में, और कंप्लीटली स्क्रिप्ट इनकी कब डिस्कवर हुई, 1923 में। इसके अलावा इनकी जो है फोटोग्राफिक हुआ करती थी, अल्फाबेटिकल नहीं होती थी। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी स्क्रिप्ट जो थी वो इंडिजिनस थी क्योंकि इनका कोई मेल नहीं खाता था विद द स्क्रिप्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी 250 से 400 पिक्टोग्राफिक पिक्चर्स के फॉर्म में मिली हैं। क्लियर। इसके अलावा इनके 4000 ऐसे स्पेसिमेन मिले हैं जो पत्थरों और सीलों पर लिखे गए हैं, मतलब पिक्टोग्राफिक फॉर्म में ही है ये। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेटर्स का ओवरलैप मिला है एक पोर्ट शेड्स में, कालीबंगन साइट में। इससे ये बताता है कि इनकी जो राइटिंग की स्किल थी वो थी बेस्ट्रोफेडोन, जो कि राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट होती थी ऑल्टरनेट लाइंस में। क्लियर। इसके अलावा रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि ये प्रोटो द्रविडियन कहलाते थे, या जिस भाषा का प्रयोग ये करते थे बोलने के लिए वो कौन सी लैंग्वेज थी, द्रविडियन लैंग्वेज। क्लियर। तो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट हुआ करती थी, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर था। ठीक। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे ये इनका स्ट्रक्चर है, ये देखिए इनकी पिक्टोग्राफिक है, ये इनकी स्क्रिप्ट्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करी गई हैं। ठीक है, ये सारा देखिए पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है, सब कुछ जो है वो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पन सील्स के बारे में, मतलब इनकी जो मोहरें हुआ करती थी वो बेसिकली क्या हुआ करती थी। देखिए बहुत सारी मोहर हमको अलग अलग शेप और साइज की मिली है अलग अलग साइड से। अब इन मोहर का पर्पस क्या था, देखिए सबसे पहला तो पर्पस मैंने आपको बताया कि ये एज अ ट्रेड मार्क यूज किया करते थे। ट्रेड मार्क के रूप में मतलब ये है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट बाहर भेजेंगे तो ये अपनी कंपनी का सील लगाते थे, जिससे ये पता चलता था कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस कंपनी का है। इसके अलावा जो था प्रूफ ऑफ ओनरशिप, मैंने आपको बताया कि हर जो भी हुआ करता था वो अपनी खुद की सील बना करके लगाया करता था, जिससे ये पता चलता था कि ये सामान जो है ये इस पर्टिकुलर कंपनी या व्यक्ति को बिलोंग करता है। तो ये एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप के रूप में भी इस्तेमाल किया करते थे। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी था क्योंकि कई ऐसे रिलीजियस उसमें भी अपने को अलग अलग सील्स मिली है। क्लियर। इसके अलावा इसका एजुकेशन में भी था क्योंकि इसमें कई सील्स में हमें मैथमेटिकल इमेजेस मिली हैं। कौन सी इमेजेस मिली हैं, मैथमेटिकल इमेजेस मिली हैं। क्लियर। तो यहां पर मैथमेटिकल इमेजेस भी मिली हैं, इससे यह पता चलता है कि एजुकेशन से भी रिलेटेड था, इसका ट्रेडमार्क से भी रिलेटेड था, प्रूफ ऑफ ओनरशिप के रूप में भी था और रिलीजियस भी था। क्लियर। अब किस मटेरियल की ये बना करती थी, ये जो मोहरें हैं वो किस मटेरियल की बना करती थी, तो ये बेसिकली बना करती थी ब्रोंज। ठीक है। इसके अलावा कॉपर की भी मोहरें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्ड की भी मिल जाएंगी।
ठीक है, और टेराकोटा की भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है, अलग अलग मटेरियल से ये सील्स मोहर बनाई जाती थी। तो ये ब्रॉन्ज की भी मिल जाएगी, कॉपर की भी मिल जाएगी, ये गोल्ड की भी मिल जाएगी, टेराकोटा की भी मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका शेप कैसा हुआ करता था। अगर हम इन मोहरों की बात करें तो इनका शेप बेसिकली जो हुआ करता था वो हुआ करता था स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ सर्कुलर सर्कुलर भी मिली हैं, इसके अलावा ट्रायंगुलर भी मिली हैं। तो ये सारी सील्स भी मिली हैं, लेकिन जो मेनली जो शेप हुआ करता था वो हुआ करता था स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें जो सील हुआ करती थी, इसमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। अगर आप इनकी सील्स जो मिली हैं उसे आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस भी लगे मिले हैं फोटोग्राफिक स्क्रिप्ट के रूप में, और कई सारे इसमें एनिमल्स की इमेजेस भी बनी हुई हैं। जैसे हम बात करें, एलिफेंट हो गया, ठीक है, इसके अलावा राइनोसोरस हो गया, इसके अलावा टाइगर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं इनके भी फोटो यहां पर मिली है। ठीक है, यूनिकॉर्न हो गया, इसकी भी फोटो लगी हुई सील्स यहां पर मिली है। क्लियर। लेकिन सिर्फ एक ऐसे एनिमल आपको याद रखना है जिसकी कहीं पर भी कोई इमेज हमें सील्स में नहीं मिली, और वो है काऊ। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि किस एनिमल की फोटोज जो हैं वो सील में नहीं मिली है, तो वो है हमारे काऊ। तो इससे ये पता चलता है कि काऊ का उतना इंपॉर्टेंस हड़प्पन संस्कृति में नहीं रहा है। क्लियर। तो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां से आपको समझ में आया किस तरीके से हड़प्पन सील्स हैं। सबसे पहले तो ये ट्रेडमार्क के रूप में, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, रिलीजियस या एजुकेशनल पर्पस रहा है इसका। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मटेरियल जो यूज करते थे इसको बनाने का वो था ब्रॉन्ज, कॉपर। क्लियर। इसका पर्पस देखिए, ये था एज प्रूफ ऑफ ओनरशिप, एजुकेशनल, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स में कॉपर का यूज करते थे, ब्रॉन्ज का यूज करते थे, गोल्ड का यूज करते थे। इसके अलावा अगर हम शेप्स की बात करें तो शेप इसमें कौन कौन सा यूज करते थे, स्क्वायर, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर शेप्स का यूज किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो सील्स थी इसमें कई सारे पिक्चर्स भी बनाई गई थी अलग अलग एनिमल्स की, जैसे हम्प्ड बुल है, यूनिकॉर्न है, टाइगर है, राइनोसोरस है, बफेलो है। क्लियर। ये सारे एनिमल्स की भी शेप्स इसमें सील्स में दिखाई देते हैं। क्लियर है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि काऊ का कोई एविडेंस नहीं मिला, मतलब कोई भी सील में हमको काऊ की कोई पिक्चर, गाय की कोई पिक्चर नहीं मिली है। ठीक है, तो ये था हड़प्पन सील्स। ये देखिए, ये सारी सील्स मिली हैं जो फाइंड आउट हुई हैं हड़प्पा से। ये देखिए अलग अलग जानवरों में जानवर बने हैं, ये देखिए एलिफेंट बना हुआ है, ये देखिए टाइगर बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको टाइगर नजर आ रहा है। ठीक है, ये बफेलो नजर आ रहा है, ये स्वास्तिक सिंबल नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये राइनोसोरस नजर आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग सील्स में अलग अलग एनिमल्स के डिपिक्ट किए गए हैं, और ये देखिए यहाँ पर स्वास्तिक सिंबल बना हुआ है। क्लियर। तो ये सारी सील्स या मोहर हैं जो हमको हड़प्पा संस्कृति से मिली है। क्लियर। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ हड़प्पा संस्कृति में किस तरीके की सील्स मिली हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें हड़प्पा संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर मिला है, ये एक कांसे की डांस करती हुई लड़की की तस्वीर मिली है। ये है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ठीक है, ये हमें ये माना जाता है वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट कांसे से बनी हुई मूर्ति है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। मतलब कांसे से बनी हुई मूर्ति जो सबसे पुरानी मानी जाती है वो इसको माना जाता है। और ये हमें मिली है, ये जो मूर्ति है ये हमको मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये आपको याद रखना होगा कि ये कहां से मिली है, मोहनजोदाड़ो से, ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4 इंचेस है। कितनी है, 4 इंचेस। क्लियर। अब इसको यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक नेक्ड गर्ल है। नेक्ड गर्ल मतलब निर्वस्त्र एक स्त्री है। ठीक है, निर्वस्त्र स्त्री की ये मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, और ये जो खड़ी हुई है, ठीक है, ये त्रिभंगा स्टाइल में खड़ी हुई है। किस स्टाइल में खड़ी हुई है,
त्रिभंगा, त्रिभंगा स्टाइल में खड़ी हुई है। और इसका जो हाथ है, अगर हम बात करें, इसका जो राइट हैंड है वो इसके हिप पे है, इसके क्या है, हिप पे है। तो ये त्रिभंगा पोस्चर में खड़ी हुई है। और अगर हम इसके बात करें लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, तो बाएं आर्म्स में इसने ये पूरे बैंगल्स पहने हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या पहने हुए हैं, बैंगल्स पहने हैं। और अगर हम राइट हैंड की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके राइट हैंड की बात करें तो आप देखेंगे यहां पर ये एमुलेट्स पहने हुए हैं और ये ब्रेसलेट इन्होंने पहना हुआ है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये क्या पहना हुआ है, इन्होंने ब्रेसलेट पहना है और ये आर्मलेट्स पहने हुए। क्लियर। तो ये है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो कहां से मिली है, मोइंजोदाड़ो से। इसकी लेंथ 4 इंच है। त्रिभंगा स्टाइल में ये खड़ी हुई हैं और इन्होंने, इनके जो राइट हैंड साइड पे है ब्रेसलेट और आर्मलेट्स, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो इसके बाएं हाथ पर है, ठीक है, वो क्या है अपना, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम बात करें तो बैंगल्स है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर बैंगल्स है। क्लियर। और ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर, सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। इसके अलावा ये मोहनजोदाड़ो से पाया गया है। इसकी लेंथ 4 इंचेस है। अगर हम बात करें तो ये एक नेक्ड गर्ल है, स्टैंडिंग इन अ त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर विद अ राइट हैंड ऑन हर हिप। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने बैंगल्स पहने हुए हैं अपने लेफ्ट आर्म में और एमुलेट्स और ब्रेसलेट्स पहने हैं ऑन दी राइट आर्म। क्लियर। तो ये था ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। इसके अलावा जो अगले जो मिले हैं हमें, वो मिले हैं बियर्डेड प्रीस्ट फिगर। ये हमें हड़प्पा से मिला है, ये सॉरी मोहनजोदाड़ो से भी मिला है। ये एक बियर्डेड, बियर्डेड मतलब ये दाढ़ी वाले, ठीक है, ये दाढ़ी वाले एक पुरोहित मिले हैं, पुरोहित की तस्वीर मिली है, ठीक है। और ये भी हमको कहां से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। ये भी हमको कहां से मिली है, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। तो ये बियर्डेड मतलब ये दाढ़ी वाले पुरोहित की तस्वीर जो है, ये हमें फिगर जो मिला है ये मिला है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। अब ये जो फिगर है, ठीक है, ये बेसिकली कौन से मटेरियल का बना है, तो ये स्टेटाइट का बना हुआ है। जैसे पिछला वाला जो बना था वो ब्रॉन्ज का बना हुआ था, डांसिंग गर्ल वाला, ये किसका बना हुआ है, स्टेटाइट का बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो इन्होंने क्या ओढ़ी हुई है, शॉल ओढ़ी हुई है। इन्होंने क्या ओढ़ी है, मतलब ये जो पुरोहित है इन्होंने क्या ओढ़ी हुई है, शॉल ओढ़ी हुई है, ठीक है। और अगर आप इनकी आंखों को गौर से देखें, ठीक है, तो इनकी आधी आंख खुली है और आधी बंद है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी आधी आंख खुली है और आधी बंद है। इसका मतलब क्या होता है, आधी आंख खुली होना और आधी आंख बंद होने का मतलब है कि ये जो हैं ये मेडिटेशन स्टेट में, मतलब ये किस स्टेट में है, मेडिटेशन स्टेट में। मेडिटेशन स्टेट में आपकी थोड़ी सी आंख जो है वो खुली रहती है, बाकी बंद रहती है। तो यहां पर भी इस तरीके से, जिस तरीके से ये मूर्ति बनी हुई है, इससे ये साफ दिखा रहा है कि ये मेडिटेशन की मुद्रा में है, ठीक है। ये किस मुद्रा में है, मेडिटेशन की मुद्रा में है। और इनके राइट आर्म में देखिए ये जो इन्होंने पहना हुआ है ये आर्मलेट है, ठीक है, आर्मलेट। तो इनके राइट हैंड साइड पर जो इन्होंने पहना हुआ है वो क्या है, आर्मलेट है। और अगर आप इनके सर पे बात करें तो ये ऐसे पट्टी टाइप का बंधा हुआ है जिसको हम फिलेट कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलेट कहते हैं। ये जनरली सर पर बांधा जाता है, ठीक है। तो ये फिलेट बंधा हुआ है इनके सर पर। और इसके अलावा बात करें तो एक आर्मलेट बना हुआ है, आर्मलेट, ठीक है, राइट हैंड पर, ठीक है। तो ये ब्रीस्ट, ये बियर्डेड मतलब ये, चूंकि ये दाढ़ी वाले पुरोहित हैं, ठीक है, तो यहाँ इनकी दाढ़ी बनी हुई है, ठीक है। तो ये बियर्डेड प्रीस्ट फिगर जो है ये हमें कहां से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बियर्डेड प्रीस्ट फिगर जो मिला है ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसके अलावा बात करें तो ये पूरा स्टेटाइट का बना हुआ है, ठीक है, जिसमें ये शॉल ओढ़े हुए हैं ट्रीफॉल टाइप पैटर्न में। इसके अलावा ये मेडिटेशन स्टेट में है क्योंकि इनकी आधी आंख खुली और आधी बंद है, ठीक है। और इन्होंने आर्मलेट अपने राइट हैंड पे पहना हुआ है और प्लेन वोवन फिलेट जो है वो ऊपर हेड पर पहना हुआ है। तो ये था बियर्डेड प्रीस्ट फिगर। ये कहां से मिला है हमको, मोहनजोदाड़ो से। तो याद रखना पड़ेगा ये सब। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो फिगर हमें मिला है वो मिला है मेल टॉर्सो फिगर। मेल टॉर्सो फिगर, ये मेल टॉर्सो फिगर है, ये हमको हड़प्पा से मिला है।
ये याद रखना है हमको, कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। ठीक है, सबसे पहली बात तो। और ये जो बना है ये रेड सैंडस्टोन का बना है। ये आपको इसके मटेरियल्स भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो मेल टॉर्सो फिगर है ये किसका बना हुआ है। तो ये किसका बना हुआ है, रेड सैंड स्टोन का बना है। ठीक है, इससे पहले वाला जो बियर्डेड प्रीस्ट फिगर था वो किससे बना था, स्टेटाइट से बना था। और इससे पहले जो डांसिंग गर्ल बनी थी वो किसकी बनी थी, ब्रोंज की बनी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका ये प्रॉपर एब्डोमेन दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर ये सॉकेट होल्स बनाए गए हैं, इनके दोनों आर्म्स में और इनके नेक पे। अगर हम देखें तो सॉकेट होल्स बनाए गए हैं। ये सॉकेट होल किस लिए बनाए गए हैं, ताकि इसमें आर्म को और यहां पर सर को अटैच किया जा सके। ठीक है, इसीलिए ये होल्स बनाए गए हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म्स। ठीक है, तो मेल टॉर्सो फिगर में आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो ये हड़प्पा से मिला है, दूसरा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है ये। ठीक है, तीसरा जो है इसका जो फ्रंटल पोस्चर है, मतलब आगे का पोस्चर बना हुआ है, और ये प्रॉपर तरीके का इनका एब्डोमिन है। इसके अलावा बात करें तो इसमें सॉकेट होल्स बने हैं आर्म्स में और नेक में, क्लियर, फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म्स। ठीक, तो ये था मेल टॉर्सो फिगर जो कि हड़प्पा से रिकवर किया गया। इसके अलावा रेड सैंडस्टोन का ये फिगर बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रंटल पोस्चर जो है वो वेल बेक्ड है और प्रोमिनेंट एब्डोमिन है। इसके अलावा सॉकेट होल्स बने हैं नेक और शोल्डर्स पे, जो बता रहे हैं कि किस उससे हाथ को और आर्म्स को और हेड को अटैच किया जाएगा। तो ये मेल टॉर्सो फिगर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये मेल टॉर्सो फिगर कहाँ से मिला है, फिर ये बियर्डेड प्रीस्ट फिगर, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये सारी चीजें जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली हैं। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो आता है वो आता है इसका, एक तरीके से देखा जाए लास्ट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि इतनी बड़ी सभ्यता का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, मतलब ये सभ्यता किस तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, अब इस सभ्यता के बारे में जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, अलग अलग जितने भी हिस्टोरियंस हैं, सब ने अलग अलग थ्योरी दी है। मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है हिस्टोरियंस में अगर हम बात करें तो। ठीक है, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब हर अलग अलग हिस्टोरियन ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है कि भाई ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो खात्मा हुआ है या इस सिविलाइजेशन का जो अंत हुआ है वो किस तरह हुआ है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बातों को कहा है। ठीक है, सबसे पहले हम रीसेंट रिसर्च की बात करते हैं। अभी अभी आईआईटी खड़गपुर के एक प्रोफेसर हैं। ठीक है, एक प्रोफेसर हैं, इन्होंने रिसर्च करी है, अनिल कुमार। इन्होंने रिसर्च करके ये बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण पड़ा है सूखा। इन्होंने अपने जो रिसर्च करी है उससे ये एविडेंस पाया है कि सूखा पड़ने के कारण यहां पर ये सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गई। क्लियर, जैसे इसका एविडेंस जो आज के रूप में ये किस रूप में मिला है इसको समझना होगा, कि जैसे जब ये हड़प्पा की संस्कृति, अगर हम बात करें हड़प्पा की, ठीक है, तो हड़प्पा जो शहर है ये रावी नदी के किनारे मिला। ठीक है, रावी नदी के कारण डिस्कवर हुआ, लेकिन ये शहर जो है ये हम मान रहे हैं कि रावी नदी के किनारे था, लेकिन आज की डेट में हमें ये जो शहर मिला है वो रावी नदी से कुछ दूरी पे मिला। हमें जो ये शहर मिला है वो क्या मिला है, रावी नदी से कुछ दूरी पर मिला है। इससे ये पता चलता है कि शहर, नदी जो थी वो धीरे धीरे अपनी चीजों को, अपने रास्ते को डाइवर्ट करती गई, और ये नदियों का डाइवर्ट होने के कारण यहाँ पर सूखा पड़ा, जिसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो आईआईटी खड़गपुर के जो रिसेंट टाइम पर प्रोफेसर हैं अनिल कुमार, उन्होंने ये बताया कि सूखा पड़ने के कारण ये सभ्यता समाप्त हुई। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो डिस्कवरर हुआ करते थे या हिस्टोरियन की अगर हम बात करें तो वो थे मार्शल एंड रैकिस। मार्शल एंड रैकिस ने यह बताया कि टेक्टोनिक डिस्टरबेंस के कारण, मतलब इन्होंने ये बताया कि इस सभ्यता के जो क्या कहते हैं डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो रहा है अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो टेक्टोनिक डिस्टरबेंस के कारण, मतलब भूकंप आने से यह सभ्यता समाप्त हो गई। तो ये किसने कहा? मार्शल एंड राइकिस ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक है वॉल्टर फेयर सर्विस, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण, ठीक है, ये हुआ है, मतलब एनवायरमेंटली इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, रिसोर्सेस की कमी हो गई जिसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई, या डिफोरेस्टेशन के कारण, मतलब जंगल काटे गए, रिसोर्सेस कम हो गए, इसके कारण ये सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। ये किसने कहा? वॉल्टर फेयर सर्विस ने, ठीक है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं हिस्टोरियंस, किसने क्या कहा है। जैसे प्रोफेसर अनिल कुमार ने कहा सूखा पड़ने के कारण, मार्शल एंड रेक्स ने कहा टेक्टोनिक डिस्टरबेंस के कारण, वॉल्टर फेयर सर्विस ने कहा भाई रिसोर्सेस की कमी हो गई या डिफोरेस्टेशन के कारण। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें एस आर राव और मैके, अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा फ्लड के कारण। फ्लड मतलब इनको बाढ़ आने के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई, क्योंकि चूंकि ये सारे शहर जो थे वो नदियों के किनारे थे, नदियों में बाढ़ आई जिसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। ऐसा किसने बोला? एस आर राव और मैके ने। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो के वी आर कैनेडी, इन्होंने बोला वाइड स्प्रेड एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब ये है कि ये जो महामारी होती है, एपिडेमिक का मतलब है महामारी, जैसे अभी कोविड 19 हुआ था। कोविड 19 क्या था? महामारी थी, ठीक है। महामारी मतलब ऐसी बीमारी जो बहुत कम समय में पूरे ग्लोबली फैल जाए, मतलब एक जगह पर ना रह करके वो कम समय में ग्लोबली फैल जाए, उसको महामारी कहते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि कुछ मलेरिया वलेरिया के इसमें अवशेष मिले हैं, जिससे उन्होंने केवीआर कैनेडी ने यह बताया कि भैया यहां पर बहुत सारी महामारी के कारण ये सभ्यता समाप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफाइंड अगर कहा जाए तो एक तरीके से उसको माना जाता है, वो माना जाता है आर्यंस के इन्वेजन को। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता का खत्म होने के कारण आर्यन इन्वेजन को माना गया है। ये कहने वाले थे स्टुअर्ट, पिगॉट, गॉडर चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर। इन्होंने क्या बोला कि आर्यन के इन्वेजन के कारण ही यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ, ठीक। तो देखिए अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरी दी है उनके पतन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन की अलग अलग थ्योरी जो दी है वो अलग अलग हिस्टोरियंस ने दी है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भैया सूखे से खत्म हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सूखे के कारण, ये किसने कहा? तो आपको याद रखना है प्रोफेसर अनिल कुमार ने। या बाढ़ आने के कारण खत्म हुआ, ये किसने कहा? एस आर राव और मैके ने। और आर्यन इन्वेजन किसने बोला? स्टुअर्ट, पिगॉट, गॉडर चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है वो खत्म होता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ और पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है कि कौन सी साइड से हमें क्या क्या मिला है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज पूछ ली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी अपन ने जो मेल टॉर्सो फिगर देखा था, ये हमें कहां से मिला? ये हमें हड़प्पा से मिला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से क्या मिला। तो इसके बाद हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो ये है कि हमारी कहां कहां से क्या क्या चीजें मिली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो चीजें मिली हैं वो कहां से मिली हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा, एक एक साइड से हम देखते जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से बेसिकली हमको क्या मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से हमें ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रेनरी मिली है, पशुपति की सील मिली है, अभी अपन ने देखा डांसिंग गर्ल की इमेज मिली है, फिर इसके अलावा हमने देखा था बियरड प्रीस्ट फिगर मिला है, और टेराकोटा भी मिला है मदर गॉडेस का, और एक असेंबली हॉल मिला है। तो ये सारी चीजें कहां से मिली हैं हमको? मोहनजोदाड़ो से। इसके बाद अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा से हमें बेसिकली सबसे पहले तो 6 ग्रेनरी मिली हैं। इसके अलावा अभी अपन ने देखा था मेल टॉर्सो फिगर मिला है, पेंटेड पॉटरी मिली है, स्टोन सिंबल मिला है मेल का और फीमेल सेक्स ऑर्गन का। इसके अलावा वेनिटी बॉक्स, कॉपर मेड मिरर, डाइस और सिमेंट्री मिली है R37। तो ये सारी चीजें कहां से मिली हैं?
हड़प्पा से मिली है। ये पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये सारी चीजें मिली है। इसके बाद आ जाते हैं लोथल। मैंने आपको बताया था लोथल पोर्ट सिटी मानी जाती है, तो यहां से डॉकयार्ड मिला है। इसके अलावा टेराकोटा मॉडल मिला है शिप का। इसके अलावा राइस के कुछ अवशेष मिले हैं यहां से, और यहां से डबल मरियल के एविडेंस मिले हैं। मतलब मैंने आपको बताया था 2 लोगों को एक साथ एक ही कब्र में गाड़ना, तो वो डबल मरियल है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हमें मिला है यहां से, तो यहां से हमें फायर अल्टर्स मिले हैं। इसके अलावा पर्शियन और बहरानियन की सील्स मिली हैं यहां से, और यहां से ग्रेवयार्ड भी मिला है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिली हैं? लोथल से। अगला हम बात करें तो अगला है चानूदारो, ठीक है। चानूदारो याद रखना है, ये एक लौता हड़प्पा में ऐसा शहर है जिसमें सिटाडेल नहीं है, विदाउट अ सिटाडेल। सिटाडेल मैं आपको बता चुका हूं, सिटाडेल मतलब जो एरिस्टोक्रेट या जो एलाइट क्लास रहता था उनके रहने की जगह। इसके अलावा यहां पर चूड़ियों की फैक्ट्री मिली है, तो चानूदारो में आपको यह याद रखना है कि चूड़ियों की फैक्ट्री मिली है, ठीक है। ब्रीड मेकर शॉप मिली है। इसके अलावा यहां पर कांसे के खिलौने मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा टेराकोटा मॉडल मिला है बुलक कार्ट का, ठीक है, और लिपस्टिक्स वगैरह भी यहां पर चानूदारो में मिली है, ठीक है। तो बैंगल की फैक्ट्री मिली है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा बात करें अब धौलावीरा की, तो देखिए धौलावीरा एक लौता ऐसा शहर है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने आपको बताया था इंडस वैली में जितने भी शहर हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सिटाडेल, दूसरा लोअर टाउन। यहां पर मिडिल क्लास के लिए भी एक सेपरेट वो मिलता है, इसीलिए धौलावीरा एक लौती ऐसी शहर है जहां पर 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा पानी की टंकी भी मिली है, वाटर रिजर्वायर भी मिला है, और एक स्टेडियम भी धौलावीरा में मिला है। आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करें सुरकोटाडा, तो सुरकोटाडा से मैंने आपको बताया था हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर ओवल ग्रेव मिली है, और यहाँ पर पॉट बरियल्स भी मिले हैं। तो ये कहाँ मिला है हमको? सुरकोटाडा में। इसके बाद अगर हम बात करें तो कालीबंगा की बात करें, अगर हम कालीबंगा, तो कालीगंगा से सबसे पहले तो प्लाउ फील्ड सरफेस मिला है, 7 फायर अल्टर्स मिले हैं, और बॉस्ट्रोफेडॉन स्टाइल मैंने आपको बताया था, बॉस्ट्रोफेडॉन स्टाइल जिसमें राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ऑल्टरनेट लिखा जाता है, तो वो स्टाइल हमें कहां से मिला है? कालीबंगन से। इसके बाद करें देमाबाद की बात करें तो यहां से एक कांसे की मूर्ति मिली है, ठीक है, इमेज मिली है, किसकी मिली है? चैरियट। चैरियट मतलब क्या होता था? जो रथ हुआ करता था, और ये चैरियोटियर मतलब रथी, मतलब एक रथ मिला है, उसकी एक फोटो मिली है ब्रॉन्ज की, और वो रथी मिला है जो उसे चला रहा है। ये कहां से मिला है? दैमाबाद से। इसके बाद अगर हम बात करें बनावली से, ठीक है, तो बनावली में आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम की कमी है, ठीक है, और यहाँ पर ग्रिड पैटर्न मिला है टाउन प्लानिंग का। टाउन प्लानिंग का क्या मिला है? ग्रिड पैटर्न मिला है। ये कहां से मिला है? आपका बनावली से। इसके बाद अगर हम रंगपुर की बात करें, ठीक है, तो चावल के अवशेष जो हमें मिले हैं वो लोथल के अलावा दूसरा कहां से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। तो आपको याद रखना है चावल के अवशेष हमें कहां मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। इसके बाद बात करें तो कुछ हमें एक्चुअल रिमेन्स मिले हैं राइनोसोरस के, कहां से मिले हैं? ये आमरी से मिले हैं, सिंध पाकिस्तान से। क्लियर? इसके अलावा बात करें रूपड़ की, ठीक है, तो यहां पर एक बरियल मिला है जिसमें एक ह्यूमन के साथ क्या किया गया है? डॉग को भी दफन किया गया है, और यहां पर ओवल की पिट बरियल्स मिले हैं। तो ये सब कहां मिला है? रोपड़ से मिला है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ये सारा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी चीज कहां से हमको मिली है। अब यहाँ पर 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने की जरूरत है। एक तो सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान में जो 2 इंडस साइट्स मिली हैं वो मिली हैं शातुगही और मुंडीगिक। ये आपको याद रखना है कि ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो अफगानिस्तान से मिली हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया का जो सूसा और उर शहर है, मेसोपोटामियंस का जो सूसा और उर शहर है, वहीं से हड़प्पा की जो मोहर है वो मिली है। मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामियंस के कुछ शहर हैं जहां से हड़प्पा की सीलें मिली हैं। इससे यह पता चलता है कि एक्सटर्नल ट्रेड भी उनका हुआ करता था। ठीक, और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है सोमेरियन टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो इंडस रीजन का नाम लिखा है वो लिखा है मेलुहा। ये आपको याद रखना है,
इंडस रीजन का जो नाम लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, मेलुहा। तो यहां पर आकर के हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे हमने सारे कवर किए। इस वीडियो में आप चारों जो हमने चारों पार्ट्स पढ़ाए हैं उसको आप एक बार और देखिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे वैदिक कल्चर। तो हड़प्पा संस्कृति अब हमारी खत्म हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो कल तक का आपके पास वक्त है, आप अच्छे से वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए और सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो हम कल की क्लास में, कल और परसों 2 दिन अगर हम बात करें तो 2 दिन हम इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद फिर हम वैदिक कल्चर को स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आई होप कि आपको हमारा जितनी भी पढ़ाई हुई चीज है वो समझ में आ रही होगी। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जो नोट्स हैं अगर हम बात करें तो जितना भी डिस्क्रिप्शन सेक्शंस हैं उसमें मैंने जितने भी ये मेरे नोट्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मैंने डाले रखे हैं, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? तो गाइज अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।